हेलो गाइस, आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए यूनिट 3 का पूरा टेस्ट, जिसमें यूनिट 3 में जितने भी टॉपिक्स हैं सबको कवर किया गया है। ये प्रयास केएसजी की टेस्ट सीरीज का टेस्ट है जिसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मूंगा चट्टानें मौजूद हैं? ऑप्शन है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन। तो कहाँ कहाँ पे मौजूद है? यह है अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, इन 4 जगह पे हैं। तो हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे 1 2 3 4 यानी चारों ऑप्शन हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो वह गुजरती है पश्चिमी घाट से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाएंगे। दामोदर घाटी होगी बराकर, ऑप्शन नंबर मतलब फर्स्ट का 2 हो जाएगा। फिर सोन घाटी कहाँ पे होगी? तो सोन घाटी होगी उमरिया, थर्ड हो जाएगा। गोदावरी होगी सिंगरैनी, 4 हो जाएगा। और महानदी कहाँ पे होगी? तो वह होगी तालचेर, फर्स्ट। तो 2 3 4 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो थर्ड का हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो ये बाल लिंग अनुपात पूछा है, तो वह है 919, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू की गई। कथन 2, इस नीति के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। तो हमें सही कथन बताना है इनमें से। तो सही कथन है केवल एक, यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में लागू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। जन्म दर और मृत्यु दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। भारत में जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से अधिक होती है। तो हमें सही कथन बताना है इनमें। तो सही हो जाएगा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विश्व के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है तो वो है 7वां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों में से कौन सा देश का सबसे पुराना क्षेत्र है? तो सबसे पुराना क्षेत्र है तो वह हो जाएगा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर सी। केरल का कुट्टनाड या कुट्टूनाडु किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है भारत में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ये ऑप्शन नंबर बी। हिमालय समानांतर बलित श्रेणियों से बना है जिसमें सबसे पुरानी श्रेणी है। तो हिमालय समानांतर बलित श्रेणियों से बना है जिनमें सबसे पुरानी श्रेणी है, तो सबसे पुरानी श्रेणी है महान हिमालय श्रृंखला, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्रों में समतल मैदान कहलाते हैं तो उनको कहते हैं भाबर, ऑप्शन नंबर डी। शिवालिक श्रृंखला का निर्माण किससे हुआ है? तो शिवालिक श्रृंखला का निर्माण यह हुआ है सेनोजोइक, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लघु हिमालय किसके बीच स्थित है? लघु हिमालय किसके बीच स्थित है? तो यह है शिवालिक और महान हिमालय के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पश्चिमी भाग में दक्षिण से उत्तर तक हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम कौन सा है? तो दक्षिण से उत्तर तक हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम हमें बताना है, तो वह हो जाएगा शिवालिक, लघु हिमालय और फिर महान हिमालय। तो पहले शिवालिक आएगा, फिर लघु हिमालय और फिर महान आएगा। तो पहले शिवालिक, लघु हिमालय और फिर महान, इस तरीके से ये आएगा, यहाँ पे महान आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह पूर्व से पश्चिम तक पर्वत चोटियों का सही क्रम है? तो हमें अब बताना है पूर्व से पश्चिम तक का, पूर्व से पश्चिम का। तो वो क्रम हो जाएगा क्या? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ये हो जाएगा कंचनजंगा, पूर्व से पश्चिम की ओर तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्पत्ति में नवीनतम है? तो वह नवीनतम है पटकाई रेंज, ऑप्शन नंबर डी। चेरापूंजी खालिस्तान में स्थित है तो यह स्थित है गारो खासी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, यह श्रेणी स्थित है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, कश्मीर घाटी
किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी स्थित है, महान हिमालय और पीर पंचाल। ये जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जो कितने याद कर लीजिएगा। इनमें से आपको क्वेश्चन देखने ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो वह स्थित है कर्क रेखा के उत्तर में, तो वह हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो वह स्थान है कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर ए। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना है चिनाव नदी पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भारत का कौन सा क्षेत्र नेपाल, भूटान, चीन नामक 3 देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? तो वह साझा करता है सिक्किम से। ऑप्शन नंबर बी। आर्टेशियन कुएं उत्तराखंड के किस भाग में पाए जाते हैं? तो वह पाए जाते हैं तराई में। ऑप्शन नंबर ए। मणिपुर की पहाड़ियों से घिरा इम्फॉल बेसिन खालिस्तान का सुंदर उदाहरण है। तो यह उदाहरण है झील का मैदान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो महाराष्ट्र में बताना है। तो यह मांडव की पहाड़ियाँ स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट करके बताएं ये मांडव की पहाड़ियाँ किस राज्य में आती हैं। बाकी ये जो बालाघाट, सतमारा और हरिश्चंद्र है ये महाराष्ट्र में स्थित है। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है सतपुड़ा रेंज में। ऑप्शन नंबर ए। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1350 मीटर। 1350 मीटर है, इसकी हो जाएगी सतपुड़ा रेंज। कन्याकुमारी के निकट स्थित खालिस्तान की पहाड़ियां हैं। तो कन्याकुमारी के निकट है इलायची की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर सी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। तो पहली महिला थी जुंको ताबे। ऑप्शन नंबर ए। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है तो वह है कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी को। ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा जल निकासी पैटर्न पाया जाता है? तो दक्षिण भारत की नदियों में कौन सा जल निकासी पैटर्न होता है? तो वह होता है वृक्ष के समान यानी वृक्षाव वाला। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है हमें। तो इसमें सही नहीं हो जाएगा कि कावेरी नदी आंध्र से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए कमेंट करिए कावेरी का उद्गम कहाँ पे है। अच्छा रिवीजन हो जाएगा इससे आपका। महानदी छत्तीसगढ़ पठार से निकलती है और गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 36, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? इसको पद्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अलकनंदा नदी भागीरथ से कहाँ मिलती है? अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सारे प्रयाग हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का संगम है। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का संगम होता है मंदाकिनी से। ऑप्शन नंबर डी। गंगा की अधिकतम लंबाई किस राज्य में है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? तो वह है यमुना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। गंगा की निम्नलिखित सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व दिशा में व्यवस्थित करें। तो गंगा की सहायक नदियों को जमाना है तो वह हो जाएगा कौन? पूर्व से पश्चिम की ओर, माफ कीजिए, पश्चिम से पूर्व की ओर जमाना है। तो ये हमारा क्रम होगा। पहले होगी गोमती तो बी आएगा, गोमती होगी, फिर होगी घग्गर तो ए आ जाएगा, और फिर होगी गंडक और फिर होगी कोसी। तो BADC कहाँ पे है? BADC तो यह बी नंबर में है। तो 41 का बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले आएगी गोमती, फिर आएगी घग्गर, फिर गंडक और फिर कोसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु का उद्गम स्थल है। तो सिंधु का उद्गम स्थल क्या है? इसका बी था। तो सिंधु का उद्गम स्थल क्या है? तो वह है तिब्बत में बोखरुचू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है तो वह है सतलज। ऑप्शन नंबर सी। चिनाव नदी को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। तो चिनाव को चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ये दो नदियों चंद्रभागा के मिलने से बनती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैदान में बहने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी गोमती है। यह गंगा नदी की दाहिनी तट की सहायक नदी है। तो इनमें हमें सही बताना है तो सही हो जाएगा केवल एक, यानी कि मैदान में गंगा
मैदान में बहने वाली गंगा की एकमात्र सहायक नदी गोमती है। तो केवल एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, किस पठार को पठारों का पठार भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दक्कन के पठार को, ऑप्शन नंबर सी। कर्नाटक के पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कर्नाटक के पठार के बारे में है, तो इसे भागों में विभाजित किया गया है। मलनाड पश्चिम भाग है और मैदान पूर्वी भाग है। तो इसको जो कर्नाटक का पठार है इसको भागों में विभाजित किया गया है। जो पश्चिमी भाग है वो मलनाड है और पूर्वी भाग मैदान है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर पर्वतीय पठार है? अंतर पर्वतीय पठार है तो वो तिब्बत का पठार है, ऑप्शन नंबर ए। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह है पेरियार नदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चिल्का झील और पुलिकट झील खालिस्तान के उदाहरण हैं। तो यह है लेगून, ऑप्शन नंबर ए। तो लेगून के लिए आप लोग याद रखिएगा एक ट्रिक है, अबे चिपू है ये। तो आ से हो जाएगी अष्टमुदी, बे से हो जाएगी बेम्बनाद, ची से चिल्का और पू से पुलिकट। तो आपको ये चारों जो लेगून है, केरल के लेगून, ये सब याद, मतलब माफ़ कीजिए, जो लेगून है ना वो सब याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 51, भारत में खालिस्तान प्रतिशत जल संसाधन है। तो भारत में कितने प्रतिशत जल संसाधन है? तो वह है 4%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, अब ये जो क्वेश्चन है एल नीनो वाले, ये इंपॉर्टेंट है तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। कथन है अल नीनो घटनाएं वैश्विक मौसम पैटर्न में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा करती हैं। कारण है अल नीनो के दौरान मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है, जो वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न को बदल देता है और दुनिया भर में मौसम प्रणालियों को प्रभावित करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों जो अभिकथन और कारण दोनों सत्य है, परंतु सही और कारण है और सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी होगा कि जो अल नीनो घटनाएं हैं वैश्विक मौसम पैटर्न में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा करती हैं और कारण है अल नीनो के दौरान मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है, जो वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न को बदल देता है और दुनिया भर में मौसम प्रणालियों को प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पीडमोंट पठार का उदाहरण है? तो पीडमोंट पठार का उदाहरण तो वह है मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज संसाधन नहीं है? तो यह नहीं पाया जाता है सोना है। भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है झारखंड में। भारत विश्व में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह उत्पादक है अभ्रक का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56, भारत विश्व में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो भारत है वह विश्व में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो वह है अभ्रक का, ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है तो वह है झरिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक कोयला का उत्पादन करता है? सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है तो वह है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है? तो वह करता है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जिप्सम का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। जिप्सम का लगभग 90% उत्पादन राजस्थान द्वारा किया जाता है। हमें सही विकल्प चुनना है इसमें से, तो सही हो जाएगा दोनों, यानी दोनों ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? तो वह है भारत में, ऑप्शन नंबर ए। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो टिन का उत्पादन करता है? तो टिन का उत्पादन करेगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी। किस राज्य में वन आवरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? वन आवरण का प्रतिशत सर्वाधिक है तो वह है मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार वन और वृक्ष आवरण का कुल प्रतिशत कितना है? कुल प्रतिशत बताना है हमें, तो यह है 24.62%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन अधिकतर पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। इन वनों में महोगनी, आबनूस, शीशम आदि के पेड़ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2, यानी ऑप्शन नंबर डी, दोनों करेक्ट हो जाएंगे। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना में से इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से किस राज्य की सेवा करती है?
तो वह करती है किसकी? राजस्थान की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध, टेहरी बांध, किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बनाया गया है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है? सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है मेघालय। ऑप्शन नंबर सी। हॉकी स्टिक ग्राफ का उपयोग अक्सर यह दर्शाने के लिए किया जाता है। तो जो हॉकी स्टिक ग्राफ होता है, इसका उपयोग क्या दर्शाने के लिए होता है? यह होता है ऐतिहासिक तापमान रुझान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। वह घटना जहां समुद्र का पानी तूफान या टाइफून को बढ़ावा देता है निम्नलिखित के कारण तीव्र होती है। तो वह घटना जहां समुद्र का गर्म पानी तूफान और टाइफून को बढ़ावा देता है निम्नलिखित के कारण तीव्र होती है। तो वह होता है क्या? जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी। जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता की हानि का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण होता है इनका उपयुक्त आवासों का नुकसान। ऑप्शन नंबर डी। ये सबसे बड़ा कारण है कि उनके आवास नष्ट हो जाते हैं। सर्दियों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ दक्षिण एशिया के मौसम को कैसे प्रभावित करते हैं? तो वे शुष्क और ठंडी हवा लाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अल नीनो दक्षिणी दोलन एनसो का प्राथमिक चालक क्या है? तो वह है महासागरीय धाराएं। ऑप्शन नंबर बी। अल नीनो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। इसका उद्गम इंडोनेशिया के पास से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल नीनो के बारे में केवल 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल नीनो वर्ष के दौरान भारतीय मानसून मजबूत हो जाता है। अल नीनो के दौरान हवा पानी को अरब प्रायद्वीप की ओर खींचती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कथन गलत है और कारण सत्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। स्पेनिश में ला नीना शब्द का अर्थ है? तो ला नीना का अर्थ होता है छोटी लड़की। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ला नीना एक ठंडी जलधारा है। इस पर अल नीनो का विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो करेक्ट हो जाएगा दोनों। ऑप्शन नंबर सी। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो यह जिम्मेदार है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पारित हुआ था 2013। ऑप्शन नंबर सी। भारत में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? तो यह प्रारंभ हुई थी 1997। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वह जाना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। चावल के उत्पादन में भारत किस स्थान पर है? तो वह है पहले स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए। निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ। इसका लक्ष्य 75% शहरी आबादी को कवर करना है। इसका लक्ष्य 50% ग्रामीण आबादी को कवर करना है। सही विकल्प चुने, तब हमें सही बताना है। तो केवल इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति का संबंध खालिस्तान से है। तो वह है जलीय कृषि से। ऑप्शन नंबर बी। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो हरित क्रांति शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग था वह विलियम गॉड द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में हरित क्रांति 1967 में शुरू हुई। इसका मुख्य लाभ दक्षिणी भारतीय राज्यों को हुआ। तो करेक्ट होगा, गलत चुनना है, गलत। तो गलत क्या हो जाएगा इसमें? केवल 2 हमारा गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत माना जाता है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत माना जाता है कोयला को। ऑप्शन नंबर सी। सोलर पार्क की योजना कब शुरू की गई थी? सोलर पार्क की योजना शुरू की गई थी तो वह की गई थी 2014 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। सोलर पार्क योजना कब शुरू की गई थी? 2014 में स्टार्ट हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। दूसरी हरित क्रांति की मुख्य रणनीतियाँ क्या हैं? तो दूसरी हरित क्रांति की मुख्य रणनीतियाँ क्या हैं? तो वह है मृदा संरक्षण को बढ़ावा देना, रासायनिक आदानों को कम करना, पर्यावरण प्रभावों को कम करना, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व है 382। ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो करेक्ट आंसर होगा, देखिए फर्स्ट है, इसे 2000 में लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य 2010 तक कुल प्रजनन दर
TFR को 2.1 तक कम करना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 92, भारत की 10 की विकास दर क्या है? तो भारत की 10 की विकास दर है 17.7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी ए। गुलाब चक्रवात ने तबाही मचाई थी, तो गुलाब चक्रवात ने तबाही मचाई थी उड़ीसा आंध्र प्रदेश दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। 2021 में आए चक्रवात ताउते का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ था? तो वह हुआ था अरब सागर, ऑप्शन नंबर बी। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो भारत को विभाजित किया गया है 4 क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी। भूकंप किस मध्य प्रदेश किस भूकंप क्षेत्र में स्थित है? तो मध्य प्रदेश स्थित है 2 और 3 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए पूर्व आवश्यकताएं हैं, तो क्या आवश्यकताएं होती हैं? तो जो हवाओं की गति है वह 120 किलोमीटर प्रति घंटा, सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और बिना ऊर्ध्वाधर घर्षण वाला आकाश। तो उपरोक्त सभी आंसर करेक्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे घनी आबादी वाला शहर है, तो वह है बिहार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, प्रवास के लिए आकर्षण कारक है, तो प्रवासन के लिए आकर्षण कारक है तो वह है बेहतर रोजगार सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार के अवसर। उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस तो यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। ये भारतीय प्रवासी दिवस नहीं है, आप लोग बताएं भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी या फिर 10 जनवरी? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब होता है? तो ये 18 दिसंबर को होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल पे FLT मैराथन चल रही है, तो उसको देखना ना भूलें। वहाँ पे मैं एक वीडियो में कम से कम 300 क्वेश्चन कराती हूँ, तो आप उनको देखें, जिससे आपकी जो तैयारी है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।